आप सभी को नमस्कार। तो कल हम लोग ने 65th कारिका तक देखा था और आज 66 पे आते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और 66 कारिका में ये बोला जाता है कि जो पुरुष है वो ये सोचता है कि मैंने प्रकृति के तत्वों को देख लिया है। और प्रकृति के कितने तत्व हैं? 23 तत्व हैं। और उन 23 तत्वों को क्लीन तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के साथ अलग अलग देख लिया है। अब उसका इंटरेस्ट नहीं है और प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति का जो निर्माण है, प्रकृति का जो क्रिएशन है, प्रकृति का जो एवोल्यूशन है, वो किसके लिए था? वो पुरुष के लिए था, पुरुष को दिखाने के लिए था। और पुरुष धीरे धीरे देख रहा था। जब पुरुष कंप्लीटली देख लेता है, बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के, एक एक तत्व को स्पष्ट क्लीन क्लियर रूप से देख लेता है, उसका मतलब जान जाता है, उसकी मीनिंग को गहराई से समझ लेता है। अब कहीं पर भी कुछ भी कनेक्शन नहीं दिखता उसको 23 तत्वों में। उसको सब अलग अलग दिखते हैं। उन सब में डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। कहीं पर भी तत्व आपस में चिपके हुए नहीं है। कहीं पर भी तत्व आपस में, मतलब अंधकार में नहीं है, डार्कनेस में नहीं है, क्लियर लाइट में है, ज्ञान के लाइट में, रोशनी में। और चेतना उसको साफ साफ देख पा रही है, एक एक तत्व को। कहीं पर भी कुछ अधूरापन नहीं है, कहीं पर भी कुछ बाकी नहीं रह गया है। तो फिर पुरुष और क्या दिखेगा इन तत्वों? इन तत्वों को देखने के लिए ही मूल प्रकृति से प्रकृति बनाया गया था। मूल प्रकृति में ये 23 तत्व छिपे हुए थे। और जब पुरुष मूल प्रकृति को देखता है, तब मूल प्रकृति इन तत्वों को पैदा करती है, पुरुष को दिखाने के लिए। पुरुष की आप बोल सकते हैं जिज्ञासा पूरी करने के लिए। ये भी बोल सकते हैं कि जब पुरुष प्रकृति के कांटेक्ट में आता है, जब पुरुष अपनी चेतना प्रकृति पे डालता है, इस तरह के कांटेक्ट में आता है, तो प्रकृति उसको अपना दर्ज करती है, एवोल्यूशन करती है। एक तत्व के बाद एक तत्व एक एक करके निकालती है। पहले बुद्धि निकालती है, फिर अहंकार निकालती है, फिर तन्मात्राएं निकालती है पांच, फिर तन्मात्राओं से पंचमहाभूत निकालती है। तो अंतिम पंचमहाभूत का दर्शन करा देती है पुरुष। दर्शन कैसे कराती है? पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। और दर्शन करते वक्त कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो उसको ठीक करने के लिए पांच कर्म इंद्रियां भी पैदा करती है। अब एक कंप्लीट क्रिएशन है। अब इसमें पुरुष को सारे तत्व क्लियर दिखने चाहिए। और पुरुष को धीरे धीरे दिखने लगता है। दिखते दिखते पूरा ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कंप्लीट। तो अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञानता थी जन्म के समय। क्योंकि जन्म के समय जो बाहर निकलता है वो क्लियर कट नहीं निकलता है, वो धीरे धीरे साफ होता है।
वो प्रकृति अपने आप को ठीक से नहीं जानती है, अपने ही बंधन में रहती है, अपने अंदर ही जकड़ी हुई रहती है, अपने आप को ये पिंजरे में पाती है, अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है, मुक्त नहीं है। कभी खुश है, कभी दुखी है, कभी सात्विक है, कभी तामसिक है, कभी राजसिक है, नाच रही है, नचा रही है। तो इस अवस्था में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, कुछ कमी है, अज्ञानता है, अहंकार है। अहंकार मतलब यहां पर अस्मिता से है, ईगो से है। ये ईगो के कारण लाइकिंग है, डिसलाइक है, कि मेरे को गोभी अच्छी लगती है, मेरे को गाजर अच्छी नहीं लगती है, मेरे को स्कर्ट पहनना अच्छा लगता है, मेरे को जीन्स अच्छी नहीं लगती है। ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स की दुनिया में अहंकार के कारण, अस्मिता के कारण, ईगो के कारण बंदा फंस जाता है। और इन लाइक्स डिसलाइक्स से भय भी पैदा हो जाता है, और सबसे बड़ा भय आ जाता है मृत्यु का। तो आप देखेंगे धरती पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री भय की इंडस्ट्री है। इंश्योरेंस की, हॉस्पिटल्स की, फार्मा की, डॉक्टर्स की, ये सब भय पे चलते हैं। और सिर्फ ये नहीं, पूरी जिमिंग इंडस्ट्री, पूरी एक्सरसाइज की इंडस्ट्री, वॉकिंग की इंडस्ट्री, रनिंग की इंडस्ट्री, मैराथन्स, हाइकिंग, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं जो इंसान अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए, जीवन को लंबा रखने के लिए करता है। हर इंसान धरती पे मेरे ख्याल से दवाई खाता है, डर के कारण, बीमारी को दूर रखने के लिए, शरीर को लंबा चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है। कुछ नहीं मरता यहां पर, लेकिन क्योंकि अस्मिता है, ईगो है, मैं और मेरा की एक गलत भावना आ गई है, तो हमको लगता है कि ये मेरा शरीर है और ये मर जाएगा, ये मेरा शरीर है, ये बुरा हो जाएगा, ये मेरा शरीर है, इस पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, ये मेरा शरीर है, इसको केयर चाहिए। हम उस चीज की केयर कर रहे हैं जिसका कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ एनर्जी है, चाहे वो मैटर हो, चाहे वो माइंड हो, सब कुछ एनर्जी है। और साइंस मानती है कि एनर्जी न क्रिएट होती है, न डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म होती है मतलब रजस एक्सपीरियंस करती है, बदलाव एक्सपीरियंस करती है, चेंज एक्सपीरियंस करती है। इसका मतलब प्रकृति में सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी न क्रिएट होती है, न डिस्ट्रॉय होती है। तो मरता कौन है, पैदा कौन होता है? कुछ नहीं होता है। ये एक भूल धारणा है, ये एक मिसकंसेप्शन है। आप जिस लाश को गाड़ाते हैं, उसकी एनर्जी डिसअपियर नहीं होती है, उसकी एनर्जी धरती में समा जाती है। और हो सकता है उसके ऊपर पेड़ जमा हो जाए, पेड़ पैदा हो जाए उस जगह पर, अंदर में कीड़े मकोड़े आ जाएं, तो किसी का खाना बन जाए। और जिसको जला आते हैं, वो राख आप नदी में बहा दीजिए या हवा में बहा दीजिए, या तो वो किसी खेत का हिस्सा बन जाएंगे,
खेत में कोई पेड़ कोई पौधा पैदा होगा, उसके अंदर चले जाएंगे और कुछ दिनों के बाद फल बन के, खाना बन के आप ही के टेबल पे सर्व होगा, आप खा जाएंगे उसको। जो इंसान का शरीर है वो सिर्फ लिविंग कंपाउंड से बना हुआ नहीं है, नॉन लिविंग से भी बना हुआ है। इनफैक्ट ज्यादा नॉन लिविंग। आप जो पानी पीते हैं वो लिविंग नहीं है। तो पानी दूसरा पानी पैदा नहीं करता है। आप जो नमक खाते हैं वो नमक दूसरा नमक पैदा नहीं करता है। आपके शरीर में 70-80% पानी है। वो जो हवा है जो आप अंदर लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन है जो आपके खून से शरीर के अलग अलग सेल में जाता है, वो ऑक्सीजन नॉन लिविंग है। वो हवा नॉन लिविंग है। वो न पैदा होती है न पैदा करती है न मरती है। वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। पानी का आप हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो मरता कौन है? आत्मा भी नहीं मरती है। तो ना स्पिरिट मरता है, ना एनर्जी मरती है, ना मैटर मरता है, ना पुरुष मरता है, ना मूल प्रकृति मरती है, ना बुद्धि मरती है, ना अहंकार मरता है, न मानस मरता है, न इंद्रियां मरती हैं, न तन्मात्राएं मरती हैं, न पंचमहाभूत मरते हैं। मरता कौन है? ये सब ऊर्जाएं हैं, रूप बदलती हैं। और जो पुरुष है वो तो ऊर्जा ही नहीं है। तो न पैदा होता है, न वो मरता है, न वो बदलता है, न उसको आकार है, न उसमें कोई गुण है। ये सोचने वाली बात है। तो यहां हो क्या रहा है? यहां सिर्फ ये हो रहा है कि जो आपकी चेतना है वो गेम खेल रही है। जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, बड़े ताश खेलते हैं, आपकी चेतना गेम खेलती है। किसके साथ? मूल प्रकृति के साथ। मूल प्रकृति क्या है? अनंत की ऊर्जा है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। और वो अनंत काल के लिए है, परमानेंट है। पुरुष कौन है? पुरुष को भी हम देख नहीं सकते हैं, वो भी अनंत काल के लिए है। वो न पैदा होता है न वो मरता है। प्रकृति में और पुरुष में एक फर्क है, छोटा सा। मूल प्रकृति जो है वो पैदा नहीं होती है, लेकिन पैदा करती है, पैदा करने की क्षमता है। और वो पुरुष के लिए ही पैदा करती है। पुरुष को गेम दिखाने के लिए वीडियो गेम दिखाती है, इंद्रियों के माध्यम से गेम दिखाती है, कर्म इंद्रियों के माध्यम से उस गेम में बदलाव कराती है। क्या गेम दिखाती है? ज्ञान की। वो उसको ज्ञान दिलाती है। किसका ज्ञान? अपना ज्ञान। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपना मोबाइल फोन खोला, एक गेम निकाला और उसको खेलना चालू किया। जब पहले दिन खेला आपको गेम के बारे में अज्ञानता है,
धीरे धीरे आपको गेम समझ में आती है। कुछ पॉइंट हारते हैं तो दुख होता है, कुछ जीतते हैं तो सुख होता है, कभी एक्साइटमेंट भी होती है, कभी आलस आ जाता है, गेम बंद करके रख देते हैं। लेकिन जितनी बार उसको खेल रहे हैं उतनी बार आपका गेम के बारे में ज्ञान बढ़ रहा है। ज्ञान बढ़ते बढ़ते ज्ञान इतना बढ़ने लगता है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना में आपको मालूम होने लगता है कि इस गेम में क्या होगा। आपको पूरा गेम का ज्ञान आ जाता है। अब आपको गेम खेलने की इच्छा नहीं है। पहले आपको इच्छा थी। पहले आपकी इंद्रियां वो गेम के साथ जुड़ना चाहती थी। आपकी चेतना उस गेम को समझना चाहती थी, उसका आनंद लेना चाहती थी। लेकिन अब वो बोर हो गई है। अब आपकी इंद्रियां उस गेम के साथ संभोग नहीं करना चाह रही है, जुड़ना नहीं चाह रही है, एक नहीं होना चाह रही है। उस गेम के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं लेना चाह रही है, उस गेम के बारे में कुछ भी बदलना नहीं चाह रही है। बोर हो गई है। उसको सब समझ में आ गया है। तो क्या करेगी? अब वो ये गेम खेलना बंद कर देगी। और वो गेम का क्या होगा? वो गेम आपके मोबाइल के अंदर घुस जाएगा। तो जो मूल प्रकृति ने प्रकृति पैदा करी 25 तत्वों वाली, जो कि गेम थी, जिसमें बुद्धि थी, अहंकार था, मानस था, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, ये 23 तत्वों के साथ आपको खिला रही थी। लेकिन पहले आपको ज्ञान में कमी थी इन 23 तत्वों के बारे में। ज्ञान का जन्म हुआ मूल प्रकृति से, और ज्ञान का जन्म कराया पुरुष ने। अब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और ज्ञान चल रही है। मूल प्रकृति तत्व दे रही है, पुरुष तत्वों को देख रहा है, भोग रहा है। और मूल प्रकृति गेम को चला रही है। कब तक? जब तक पुरुष पूरा वो गेम सीख नहीं जाए। और जब पुरुष वो गेम सीख जाता है तो अब मूल प्रकृति और करना नहीं चाहती। उस 23 तत्वों को खींच के अपने अंदर ले आती है, बंद कर देती है। और पुरुष उन 23 तत्वों को अब देखना नहीं चाहता है। उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई है। उसको ना अब उससे सुख मिलता है, ना उसको दुख मिलता है, ना उसको चैलेंज मिलता है। उसके इंद्रियों में खुजली नहीं हो रही है अभी। उसके मानस में चैलेंज नहीं आ रहा है अभी। उसके अहंकार को कुछ करने की इच्छा नहीं है। उसकी बुद्धि को बुद्धि लगाने में इच्छा नहीं है। तो जरूरत क्या है फिर उन 23 तत्वों की अभी? तो मूल प्रकृति उसको समेट के, खींच के, बंद करके रख देती है अपने पिटारे के अंदर। वही चीज यहां पे थोड़े अलग शब्दों में 66 कारिका में बोली गई है। पुरुष ये सोचता है कि मैंने तो इसको देख लिया है, पूरा एक गेम तो मैंने पूरा देख लिया है, ये 23 तत्वों को तो मैंने पूरा देख लिया है, इसका खेल पूरा समझ गया हूं मैं। और उस कारण से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और प्रकृति ये सोचती है कि पुरुष ने तो मेरे 23 तत्वों को देख ही लिया है। प्रकृति मतलब मूल प्रकृति।
वो सोचती है कि पुरुष ने तो मेरे 23 तत्वों को तो देख ही लिया है, तो और नाटक करने की जरूरत क्या है, और काम करने की जरूरत क्या है, और प्रोडक्शन करने की जरूरत क्या है, और क्रिएशन करने की जरूरत क्या है, और मैनिफेस्ट करने की जरूरत क्या है। प्रकृति कैसे मैनिफेस्ट करती है? मूल प्रकृति वो अपने अंदर से पैदाइश चालू करती है, पैदा करती है बुद्धि को। बुद्धि भी पैदा होने के बाद रुकती नहीं है, बुद्धि में अभी भी ताकत है आगे पैदा करने की। बुद्धि अहंकार पैदा करती है, अहंकार में भी ताकत है अभी पैदा करने की। अहंकार तन्मात्राएं पैदा करता है, तन्मात्राओं में भी ताकत है अभी पैदा करने की, जवान है वो भी 5 महाभूत पैदा कर देती है। वहां जाके गेम रुक जाता है, उसके आगे कुछ नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो पंच महाभूतों में अब ताकत ही नहीं है कुछ पैदा करने की। वो रुक गए, थम गए, एंड वहां पर दी एंड हो गया, वो डेड एंड है। उस डेड एंड में मूल प्रकृति ने एक दृश्य बना दिया पुरुष के लिए कि ये देखो, और पुरुष वो दृश्य देखता है। कैसे? 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। वो 5 ज्ञान इंद्रियां वो दृश्य देखती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं क्या दिख रहा है, और बेचती हैं अहंकार को। अहंकार उसको मैं और मेरा में देखता है और बेचता है बुद्धि को। बुद्धि बुद्धि लगा के देखती है कि इन दोनों ने क्या भेजा है, सही भेजा है, गलत भेजा है, काम का है, बेकार है, रखूं कि छोड़ूं। वो निर्णय लेती है और रख देती है, ये सही है। यही मैंने हुक्म किया था बनाने के लिए। कैसे? मूल प्रकृति ने बुद्धि को ऑर्डर दिया, बुद्धि ने अहंकार को ऑर्डर दिया, अहंकार ने तन्मात्रा को ऑर्डर दिया, तन्मात्रा ने पंचमहाभूत बना दिया, संग संग, इंस्टेंट। और वो इंस्टेंटली 5 ज्ञान इंद्रियां देखती हैं, मानस को देती हैं, मानस अहंकार को देता है, अहंकार वापस बुद्धि को देती है कि देखो ये बनाया। बुद्धि चेक करती है क्या बोला था, क्या बना, और पुरुष को दिखाती है। पुरुष देखता है बुद्धि पे। लेकिन जब वो देखता है पुरुष, पुरुष को पिक्चर तो दिखती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये पिक्चर बनी कैसे। हमको दुनिया तो दिखती है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता ये दुनिया बन कैसे रही है हमारी, कौन बना रहा है इसको। क्यों मेरे को सूरज दिखता है, क्यों मेरे को चांद दिखता है, इसको चांद क्यों बोलते हैं, इसको सूरज क्यों बोलते हैं, इतनी भाषाएं क्यों हैं, इतने धर्म क्यों हैं, इतने जीव क्यों हैं, देवी देवता क्यों है, ईश्वर क्यों है, ग्रंथ क्यों है। प्रश्न चालू हो जाते हैं। देखने के बाद, सुनने के बाद, चखने के बाद, सुनने के बाद, छूने के बाद, ये किसने बनाया? कोई बोलता है ईश्वर ने बनाया, कोई बोलता है ईश्वर होता ही नहीं है। यहां से अज्ञानता शुरू होती है, यहां से इंक्वायरी शुरू होती है कि ये रियलिटी क्या है, ये रियल है कि नहीं है। कोई बोलता है माया है, कोई बोलता है सब नश्वर है, कोई बोलता है टेम्पररी है, कोई बोलता है जो दिखता है वो रियल नहीं है, इल्यूजन है, कोई बोलता है स्पिरिट रियल है, कोई बोलता है स्पिरिट तो होता ही नहीं है, होता है तो प्रूव करके दिखाओ। अंधकार में दुनिया है क्योंकि अज्ञानता है।
हमको पता ही नहीं है कि 23 तत्व हैं प्रकृति के। हमको पता ही नहीं है कि ये गेम है मूल प्रकृति जो दिखा रही है पुरुष को। हमको पता ही नहीं है कि मूल प्रकृति क्या है भी कि नहीं है, क्योंकि हमको दिखती ही नहीं है। जो हमको दिखता है उसी का हमारे पास जवाब नहीं है। तो जो हमको नहीं दिखता है उसके बारे में तो छोड़ ही दीजिए। पुरुष नहीं दिखता है। कहां है पुरुष? कौन है पुरुष? क्यों है पुरुष? कोई कहता है पुरुष पैदा नहीं होता मरता नहीं। अरे, ये कौन है जो पैदा नहीं होता मरता नहीं? जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जो कभी बदलता नहीं। तो अब हमको जो प्रकृति के 23 तत्व हैं उसके बारे में भी अज्ञानता है। जो मूल प्रकृति है जिनसे ये 23 तत्व आए उसके बारे में भी अज्ञानता है। और जो पुरुष है जिसने मूल प्रकृति के माध्यम से वो 23 तत्व पैदा किए उसके बारे में भी अज्ञानता है। अब हमारी अज्ञानता बढ़ के 25 तत्वों के बारे में हो गई। यहां से जीवन चालू होता है। यहां से खोज चालू होती है। यहां से आप बोल सकते हैं इंक्वायरी चालू होती है कि सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है। कोई बोलता है धर्म से जियो, कोई बोलता है ज्ञान खोजो, कोई बोलता है डिटैचमेंट से जियो, दुनिया से दूर रहो, कोई बोलता है इंद्रियों को बस में करो, कोई बोलता है अहिंसा का पालन करो, कोई बोलता है सच बोलो, कोई बोलता है ब्रह्मचर्य का रखो, कोई बोलता है कि कम से कम में जियो, कोई बोलता है दान करो, कोई बोलता है सफाई में रहो, कोई बोलता है संतोष में रहो, कोई बोलता है अपना अध्ययन करो, कोई बोलता है तपस्या, कोई बोलता है ईश्वर है उसकी भक्ति करो, कोई बोलता है स्कूल जाओ पढ़ाई करो ज्ञान लो, समझो फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। और हम देखते हैं कि हमको कभी दुख होता है, कभी शरीर बीमार होता है, और दुख का कोई परमानेंट इलाज ही नहीं है। चाहे हम फिजिकल मीन्स यूज करें दुख को रिमूव करने के लिए, चाहे हम आध्यात्मिक मीन्स यूज करें दुख को रिमूव करने के लिए, दुख रिमूव नहीं होता है। आप रोज गुरुद्वारे चले जाइए, मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, गिरजाघर चले जाइए, दूर आप दुख आपका कम हो सकता है, दूर नहीं हो सकता है। आप हवन कर लीजिए रोज सवेरे उठ के, घर में पूजा कर लीजिए, दुख जाएगा नहीं। कभी हमको बहुत खुशी हो जाती है, कभी हमको हल्का लगता है, कभी हमको आलस्य आता है, कभी हमको दुख होता है, कभी हमको जोश आ जाता है काम करने का। हम खुद भी स्टेबल नहीं है और न ही दुनिया स्टेबल है। कभी दिन है, कभी रात है, कभी बारिश है, कभी तूफान है, कभी आंधी है, कभी भूकंप है, कभी आग लग गई, कभी बॉस तारीफ करता है, कभी बॉस गाली बकता है, कभी कंपनी बंद हो जाती है। जहां आप देखो पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, सब जगह पर अप एंड डाउन है।
कोई शांति खोजता है, नहीं मिलती है, छोड़ देता है दुनिया, सन्यासी बन जाता है, नाम पलट देता है, शास्त्रों में चला जाता है। सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता है। सन्यासी सुखी है क्या? नहीं है। गृहस्थ सुखी है क्या? नहीं है। मर्द सुखी है क्या? नहीं है। दादा दादी नाना नानी सुखी है क्या? नहीं है। कौन है सुखी? अमीर सुखी है क्या? नहीं। गरीब नहीं है। गाड़ी वाले नहीं है, नौकरी वाले नहीं है, बिना नौकरी वाले नहीं है, कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपने बारे में पता नहीं है कि वो बने कैसे हैं। हम वो रोबोट हैं जिनको अपना डिजाइन ही नहीं मालूम। नहीं हमारे माँ बाप को मालूम था, नहीं हमारे दादा दादी को मालूम था, नहीं हमको मालूम है, नहीं हमारे बच्चों को मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वो विद्या है जो आपको दी नहीं जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि ये विद्या का अध्ययन करना मुश्किल है। ये फिलॉसफी है, ये दर्शन शास्त्र है जो आपको आपका दर्शन देता है। एक एक करके आपके तत्व आपके सामने आते हैं, और जब ये पूरे 25 तत्व आपके सामने आ जाएंगे तब आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। तब ये गेम बंद होगा। ये पुरुष और मूल प्रकृति का गेम तब बंद होगा। तब पुरुष को मूल प्रकृति का गेम देखना नहीं है, और तब मूल प्रकृति को पुरुष को गेम दिखाना नहीं है। अब क्या होगा? अब मूल प्रकृति अपने गोटियों को, अपने तत्वों को समेट के अंदर रख लेगी, और पुरुष क्या करेगा? अकेलेपन में चला जाएगा, केवल्य में चला जाएगा, मोक्ष में चला जाएगा, इंडिपेंडेंस में चला जाएगा, लिबरेशन में चला जाएगा, फ्रीडम में चला जाएगा, छोड़ देगा प्रकृति को। प्रकृति रहेगी नहीं। तो ये बात जो है वो यहां पर कही हुई है। अब पुरुष और मूल प्रकृति में कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। तो जब कनेक्शन नहीं है तो एवोल्यूशन बंद हो गया, वो गेम बंद हो गई, वो सांप सीढ़ी की गेम बंद हो गई, वो शतरंज की गेम बंद हो गई। ना कोई खेलने वाला है, ना कोई खिलाने वाला है। ना लूडो का बोर्ड है अभी, ना उसकी गोटियां हैं, ना लूडो खेलने वाला है। ना शतरंज का बोर्ड है, शतरंज की गोटियां हैं, ना शतरंज खेलने वाला है। खत्म हो गया एवोल्यूशन, खत्म हो गया क्रिएशन। बोर्ड सजाए गए थे, गेम खेला गया था, आनंद आ गया और बंद हो गया। अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आप जीवन में इन तत्वों को समझेंगे, आपके अंदर का लेवल ऊंचा होने लगेगा, आपका ज्ञान ऊंचा होने लगेगा, आपके अंदर का आनंद का लेवल ऊंचा होने लगेगा, आपके अंदर का हल्कापन का लेवल ऊंचा होने लगेगा। आप अति सात्विक हो जाएंगे, और जब वो ज्ञान परम सीमा पे पहुंचने लगेगा तब आपको अंतिम दो तत्वों की जानकारी मिलेगी।
एक प्रकृति मतलब पूरे 23 तत्वों की, और एक पुरुष की। तब आपको समझ में आएगा कि प्रकृति कहां खत्म होती है, पुरुष कहां शुरू होता है। तब आपको समझ में आएगा कि मैं तो प्रकृति पुरुष के लिए ही नाच रही थी, और मेरे मां ने मुझे पैदा किया मूल प्रकृति में कि मैं पुरुष के लिए नाचूं। अब मैं नाच चुकी हूं पूरी। जितना नृत्य मेरे मां ने मुझे सिखाया था उतना मैं दिखा चुकी हूं इस पुरुष को। मेरे पास और दिखाने को नहीं है। वो ऑडिटोरियम से निकल आती है बाहर। पुरुष बैठा है वहां पर देखने के लिए, लेकिन वो निकल आती है बाहर, क्योंकि उसने सब कुछ दिखा दिया है। उसने शतरंज की सारी चालें चल ली। उसने उस लूडो के सारी चालें चल ली। और पुरुष को भी एहसास होने लगता है मैंने तो सब देख ही लिया है इसका, और क्या देखना बाकी है। मेरी इंद्रियों को नहीं देखना है। मेरे मानस को भी अब दिलचस्पी नहीं है, मेरे अहंकार को भी नहीं है, नहीं मेरे बुद्धि को है। तो इन दोनों का एंगेजमेंट बंद हो जाता है। और पुरुष और मूल प्रकृति का जो कनेक्शन हुआ था स्टार्टिंग में, जिस कारण से ये गेम चालू हुई थी, वो कनेक्शन डिसकनेक्शन में हो जाता है। और पूरी की पूरी प्रकृति 23 तत्वों के साथ मूल प्रकृति में घुस जाती है। और सिर्फ दो बचते हैं, मूल प्रकृति और पुरुष। अब पुरुष को मूल प्रकृति में इंटरेस्ट नहीं है, मूल प्रकृति को पुरुष में इंटरेस्ट नहीं है, दोनों डिसएंगेज हो गए हैं। तो पुरुष अलग हो जाता है, अकेला हो जाता है। उसको केवल्य बोलते हैं। ये पूरी कहानी है। ये आप हैं, आपकी जीवन है। पुरुष भी आप है, मूल प्रकृति भी आप है, और वो प्रकृति भी आप है। जब भी आपको इंद्रियों का आनंद लेना होता है, तब वो मूल प्रकृति आपके लिए प्रकृति बना देती है। और जब आपको आनंद नहीं लेना होता है, वो उसको डब्बे में बंद कर देती है। और इसका मतलब ये भी है कि मूल प्रकृति आपके लिए सारे वो दृश्य बना रही है जो आप अपने जीवन में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर दुनिया में बना बनाया है। वो मूल प्रकृति आपके लिए बना रही है। कैसे? वो मूल प्रकृति पैदा करती है बुद्धि, बुद्धि पैदा करती है अहंकार, अहंकार पैदा करती है तन्मात्राएं, तन्मात्राएं पैदा करती है पंचमहाभूत। स्ट्रेट लाइन में प्रोडक्शन होता है। ए टू बी टू सी टू डी टू ई, खत्म, पिक्चर बन गई। देखिए, आप दुनिया को दोष देते हैं, माँ बाप को दोष देते हैं, यार दोस्तों को दोष देते हैं, पत्नी को दोष देते हैं, बच्चों को दोष देते हैं अपने दुखों के लिए। वो उनसे नहीं आए हैं, वो आपकी बुद्धि से आए हैं। वो बुद्धि में मूल प्रकृति से आए हैं। मूल प्रकृति में आपकी बुद्धि में दोष डाला है। बुद्धि अहंकार में दोष डालती है। अहंकार तन्मात्राओं में दोष डालते हैं। तन्मात्राएं आपके पंचमहाभूत में दोष डालती है। आप अगर गरीब हैं तो आपके मूल प्रकृति और बुद्धि के कारण है। आप अमीर हैं तो इसके कारण है। आप दुखी हैं तो इसके कारण है। आप सुखी हैं तो इसके कारण है। आपकी जीवन की पिक्चर अंदर बन रही है, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। और जितना आप अंदर के 25 तत्वों को समझेंगे उतना आपकी अंदर की पिक्चर बेटर होती जाएगी। नहीं समझेंगे, बदतर हो जाएगी। सच्चाई अंदर है, और अंतिम सच्चाई ये 25 तत्वों की सच्चाई है।
इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो परमानेंट हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी गिनती की जा सकती है और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं। मतलब फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट हैं, टेम्पररी हैं, परमानेंट हैं, सारे प्रकार के हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप परमानेंट हैं, ये सही है, आप मर ही नहीं सकते हैं। और अगर मैं बोलूं आप टेम्पररी है, वो भी सही है। आपका जो आज का शरीर है वो कल नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। अगर मैं बोलूं आपकी गिनती है, वो सही है। आपका शरीर एक है, आंख दो है, नाक एक है, कान दो है। और अगर मैं बोलूं कि आपकी बुद्धि एक है, वो सही है। लेकिन वो बुद्धि जो एक है वो विराट है। अगर मैं बोलूं आपको मूल प्रकृति एक है, वो सही है। लेकिन जो मूल प्रकृति एक है वो अनंत है, ऊर्जा में, अनंत काल के लिए है। तो हम एक यूनिक मिक्स हैं। ये मॉडर्न साइंस नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो लोग लिमिटेड आंखों से देख रहे हैं। कौन सी आंखों से देख रहे हैं? जो आंखें बाहर दो लगी हुई हैं उससे देख रहे हैं। वो इस सृष्टि को कौन से कान से सुन रहे हैं? जो दो कान बाहर चिपके हुए हैं, एक बाएं एक दाएं, उससे सुन रहे हैं। जब आप इस एंगल से देखेंगे, समझेंगे, तब आपकी आंखें खुलेंगी। आंखें मतलब आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, आपका मानस, आपकी बोलिए इसको मूल प्रकृति, आपका पुरुष का दर्शन होगा। जब तक आपके ये तत्व क्लीन क्लियर आपको नहीं दिख रहे हैं, आपको पुरुष को भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप ही पुरुष हैं। और जिस दिन आपको दिखेगा, पुरुष को दिखेगा। और जिस दिन पुरुष को दिखेगा, उसको और देखने की जरूरत नहीं। उसको समझ में आ गया। वो परम ज्ञान प्रकृति को आ जाएगा, पुरुष को भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरुष को वो 25 तत्व साफ दिखेंगे अभी। वो वाइपर, गाड़ी का जो आगे का वाइपर है, वो बारिश के समय धुंधला देखता है। लेकिन जब वाइपर चलता है ठीक से तो समवॉट देखता है। लेकिन जब धूप निकल आती है, रोशनी आ जाती है, तब बाहर का सब कुछ क्लियर दिखता है, पूरे ज्ञान के साथ दिखता है। वहां कोई अज्ञानता नहीं होती। तो बाहर कुछ नहीं है। जो भी बाहर आपको दिख रहा है, आपकी अंदर की फैक्ट्री बना रही है। अंदर की फैक्ट्री की क्वालिटी ठीक करिए, बाहर की क्वालिटी ठीक हो जाएगी। इसलिए सांख्य में बोला जाता है कि ज्ञान, या तो ज्ञान लेकर आइए, या तो किताब खुद पढ़ के सांख्य की ये ज्ञान लीजिए, या तो गुरु के पास बैठिए जिसके मुंह से ये शब्द निकलते हो ज्ञान के, सांख्य के। या तो उस सज्जन के पास बैठिए जो आपको सांख्य समझाए भी, और आप जब उसके सामने अध्ययन करते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, वो आपको उसका उत्तर दे भी। और या तो उसके पास जाइए जो प्रोफेशनल हो, आपसे फीस लेके आपको सिखाए। सीखना, लर्निंग, स्टडी, चाहे सेल्फ स्टडी हो, चाहे गुरु शिष्य परंपरा में हो, नॉलेज के लिए ये जरूरी है।
यहां पर जो नॉलेज की बात हो रही है वो सिर्फ इन 25 तत्वों की बात हो रही है, क्योंकि ये 25 तत्वों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। आप थोड़ा विचार करेंगे इस पे, आपको समझ में आएगा। और जब ये 25 तत्वों का ज्ञान मिल जाएगा, तो जो बुद्धि ने कचरा डाला था स्टार्टिंग में, वो मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा? जब आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कचरा है, और आप अपने ज्ञान के माध्यम से उस कचरे को साफ कर देंगे, तो कचरा हट जाएगा। कचरा हट जाएगा, आप प्योर हो जाएंगे। वहां पर प्रॉपर कंप्लीट मुक्ति है। वहां पर शरीर टपक जाएगा। कौन सा शरीर? बाहर वाला शरीर। वो कौन बना रहा है शरीर को? आप ही बना रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, आप अच्छा सोचेंगे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बुरा सोचेंगे हेल्थ खराब रहेगी। शरीर ठीक रखना है तो अच्छे थॉट्स में, अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए। वो इसी के लिए कहते हैं, वो आप बना रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो बताया आपने सही, मतलब आप कोई सही जानकार लोग के पास में, प्रोफेशनल के पास में, गुरु के पास में जाइए, सीखिए। तो आप मतलब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सही प्रोफेशनल है, सही गुरु है? जैसे हमारा मतलब भौतिक दुनिया में हम देखते हैं कि ये फलाना फलाना डिग्री किया है, ये एमटेक किया है, ये पीएचडी किया है, इसलिए ये विषय में ये धुरंधर है। मतलब एक मालूम पड़ता है। चलो वो सिखाएगा नहीं सिखाएगा वो अलग बात। तो इधर हम कैसे मालूम करेंगे किसी को? हाँ, क्वेश्चन आपका सही है। और जैसे ये अ, जो टेक्स्ट बुक हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण की, जिसपे जी कमेंट्री मेरे ख्याल से उनकी है, अ, वकसपति मिश्र की प्राइमरी कमेंट्री, उसके ऊपर फिर इनकी है, स्वामी विरूपाक्षानंदा ने ट्रांसलेट करी है। जी जी। तो इस प्रकार के स्क्रिप्चर्स को आपको स्टडी करके समझ में आएगा। अभी ये एक बार में समझ में आएगा नहीं आएगा, 2 बार में आएगा नहीं आएगा, 20 बार में आएगा, आ सकता है, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है। और ये एक ऐसे पैराडाइम पैराडाइम समझते हैं आप? जी जी। ओके, तो ये एक ऐसे पैराडाइम शिफ्ट में आपको ले जाता है। हम जिसको दुनिया आज तक सोचते हैं कि दुनिया ये है और ऐसी बनती है, वो वैसी है नहीं। वो जैसे इसमें डिस्क्राइब की हुई है उससे मिलती जुलती है। और इसमें अगर आपको और मॉडर्न वेस्टर्न साइंस से बोलिए कि वैलिडेशन चाहिए, तो आप नेट पे दीपक चोपड़ा के कुछ लेटेस्ट लेक्चर्स सुन सकते हैं कि रियलिटी क्या है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ इंटरव्यूज हैं। एक इंटरव्यू लास्ट के दिनों में दिया हुआ है, मेरे ख्याल से उनके मृत्यु के साल भर पहले, जो कि 2020 या 2022 में पब्लिश हुआ था लास्ट। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और अगर सांख्य आपका समझा हुआ है, तब आप जो वेस्टर्न साइंस बोलती है दोनों को कोरिलेट कर पाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि जो साइंस आज भी समझने की कोशिश कर रही है,
वो सांख्य में 2500 साल पहले या 3000 साल पहले दिया हुआ है। अब मुझे पता नहीं कि आप लोगों की कितनी स्टडी है उस साइड में। अगर स्टडी है तो फिर मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ कि क्या बोला गया है साइंस में आज के डेट के हिसाब से, और सांख्य में कैसे कोरिलेट होता है वो। ये जो आटम का जो बिग बैंग थ्योरी आप बोल रहे थे, वो जो एक आदमी था ना, वो क्या नाम है, बैठ के रहता था, जो हैंडीकैप था, उसको नहीं पता था, वो जो बिग बैंग थ्योरी लास्ट को बोल के गया, तो आदमी का नाम मैं भूल गया। तो उसका भी इसके साथ में तो मतलब रिलेशन थोड़ा मालूम। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा जोश से बोलिए, एक्चुअली आपकी आवाज हल्की आती है यहाँ पर। हाँ, बोलिए। ये जो लास्ट लास्ट जो बिग बैंग थ्योरी जो बोलते हैं, हाँ, तो वो मतलब एक संख्या के साथ में थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ना, मतलब थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी के थोड़ा आगे जाएंगे तो मेरे हिसाब से संख्या का जो ये बातें चालू हो जाता है ना, मतलब नहीं नहीं, इसी का जो। आप अगर देखेंगे पूरा ही मिलता है। आपको आश्चर्य होगा कि साइंस के जितने भी ये डिस्कवरीज हैं, ये सांख्य की किताब जब छपी है उसके बाद ही उनके पास आए हैं। ये सांख्य का जो ये जो किताब हम लोग कर रहे हैं, ये करीबन 600 साल से लेके 1750 तक छुपा के रखी हुई थी। 1750 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तब इसको पब्लिश किया गया। तब ये यूरोपियंस के पास नॉलेज आई, तब ये नॉलेज अमेरिकन के पास आई, और उसी के बाद उनका पूरा ये रिसर्च है और डिस्कवरीज है और थ्योरीज है और मैथमेटिक्स है, सब उसके बाद की है, उसके पहले की नहीं है। और अगर आप ये देखेंगे कि पार्टिकल्स को आप देखेंगे या फिजिकल मैटर को देखेंगे, तो सांख्य बात करता है अ, स्थूल लेवल पे और सूक्ष्म लेवल पे। तो स्थूल लेवल पे जो है उसको वेस्ट में न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, और सूक्ष्म लेवल पे जो है उसको आप एटॉमिक, सब एटॉमिक बोल लीजिए। और जो और बिलो लेवल पे है, क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पे, वो मूल प्रकृति है। इसलिए मूल प्रकृति में वो बोलते हैं कि ये डॉर्मेंट है, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन दिखाई नहीं देती, परसीवेबल नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स परसीवेबल नहीं है, क्वांटम पार्टिकल्स परसीवेबल नहीं। दूसरा, फिजिक्स में एक ऑब्जर्वर प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल को जब आप देखते हैं, मान लीजिए तीन फिजिक्स के एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, सेम टाइम पे देख रहे हैं, तो तीनों का लोकेशन अलग अलग होता है। वो उनके चेतना पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल का पोजीशन क्या है। मतलब वो पार्टिकल हमेशा एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं होता है, कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। तो उसका मतलब जो हमारे यहाँ बात होती है पुरुष की और मूल प्रकृति की, कि जब पुरुष मूल प्रकृति के पास आता है फिर मोशन होता है, वो बिग बैंग को रिप्रेजेंट करता है। और बिग बैंग में भी आप देखेंगे कि मूल प्रकृति से मोशन होने पे बुद्धि बुद्धि में भी मोशन है, प्रोडक्शन की पावर है, अहंकार अहंकार में भी पावर है प्रोडक्शन की, तन्मात्राएं तन्मात्राओं में भी पावर है प्रोडक्शन की, पंचमहाभूत, उसके बाद कुछ नहीं बनता है। तो बाहर की पूरी दुनिया जो है वो पंचमहाभूत से है। पंचमहाभूत क्या हुए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वो क्या हो गया? वो हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड, एनर्जी बोल लीजिए, लाइट बोल लीजिए, अग्नि बोल लीजिए,
गैस बोल लीजिए और स्पेस बोल लीजिए, वहां खत्म है। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि धरती पे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं मैक्सिमम, क्योंकि कई और जीव भी हैं जिसमें 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है। लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड थ्योरी है, और दूसरे प्लैनेट्स पे या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, बट एक स्ट्रक्चर ये है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जी जी। तो ये बहुत डीप साइंस है। और जिसने ये दी है, आपके कपिल मुनि, इनको अवतार माना जाता है। और इनके लिए ये भी बोला जाता है कि जब प्रलय हुई थी तब ये प्रलय में अंदर नहीं गए थे मूल प्रकृति के, ये बाहर थे, इन्होंने बाहर से पूरा प्रलय देखा है। तो मतलब एक यूनिवर्स का क्रिएशन, वापस डिसोल्यूशन, वापस जाके मिलना प्राइमोर्डियल मैटर में, वो पूरा एक्सरसाइज इन्होंने देखा है। और इनका ओरिजिनल वर्क अवेलेबल नहीं है, हो गया है। तो ये जो ईश्वर कृष्ण का है, ये उस गुरु शिष्य परंपरा में थे। और जब ये खो गया तो उन्होंने खोज खाज के निकाला, जो उन्होंने सीखा था उसके बेसिस पे ये हमारे पास है। तो उसमें अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको बहुत जगह पे लूप होल मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने गहराई से इसको पढ़ते हैं। लेकिन उस लूप होल का जवाब भी आप ही के अंदर से मिलेगा जब आप और गहराई में उतरेंगे उसके। ये एक एंडलेस ओशन है। अभी साइंस बोलती है कि ये वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक सिमुलेशन है। तो सांख्य भी यही बोलता है, ये एक सिमुलेशन है, अहंकार बना रहा है। और अहंकार क्या है? एनर्जी है। तो सवाल उठता है कि जब ये सब एनर्जी है तो हमारे शरीर कहां से आ रहे हैं, और हमको क्यों दिख रहे हैं सब, और हम क्यों पैदा हो रहे हैं, हम क्यों मर रहे हैं? तो ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं जिसका साइंस के पास जवाब नहीं, लेकिन सांख्य में जवाब है। वो बोलता है शरीर बाहर का गिर जाता है, लेकिन अंदर का सूक्ष्म शरीर ट्रांसफर होता है, ट्रांस माइग्रेट करता है। तो वो सब उन्होंने बोले हैं, समझाए हैं, बट वो आपको फिर गहराई में समझना पड़ेगा, कुछ आपको अपना माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ मुनि की तरह, योगी की तरह, ऋषि की तरह सोचना पड़ेगा। तब आपको पूरी स्टोरी समझ में आने लगेगी, और जब स्टोरी समझ में आने लगेगी आप सोचेंगे कि आप कौन सी दुनिया में हैं। या किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये कंप्लीटली एनर्जी है। आप अगर शक्ति की पूजा करने लगेंगे, आपको सांख्य का रियलाइजेशन फास्ट होगा। और भारत में शक्ति की पूजा आज के डेट में कम है। हम राम को ज्यादा मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। लेकिन देवियों की पूजा कम है इनके मुकाबले। तो शक्ति को मानने से आपका मार्ग जल्दी खुलेगा, क्योंकि ये जो 25 तत्व हैं इनमें से 24 तत्व शक्ति के हैं, और आपको समझना 25 तत्व है। तो शक्ति को समझते ही 24 तत्व आपको समझ में आ जाएंगे।
ये जोक के बारे में सर, जैसे ब्रांड का जो किताब आप बोले थे, थोड़ा अच्छा मतलब, थोड़ा सा मतलब अच्छा डिस्क्रिप्टिव करके समझाया है, वैसे ही सांख्य के बारे में और कुछ किताब है इन मतलब कारिका को थोड़ा अच्छी तरह से और भी इस जैसा थोड़ा समझाया हो? एक किताब आप ट्राई कर सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पर है क्या। नहीं, मेरे पास यहाँ नहीं है अभी। वो नाम अ, बोल एक, नाम बोल दीजिए। हाँ, मेरे को उसका ऑथर का नाम ख्याल नहीं आ रहा है। अ, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, नेक्स्ट मेरे बार दूसरे रूम में बता है। दीजिए। जी जी। वो एक जर्मन ऑथर की है। और सांख्य की हिस्ट्री और जी सांख्य के ऊपर एक किस्म से डिबेट, ये क्या है एक्चुअली। यहां तक कि सांख्य शब्द के ऊपर भी बहुत चर्चा है अच्छा। कि सांख्य शब्द का मतलब क्या है, सांख्य कब से शुरू हुआ, सांख्य का ओरिजिनल वर्णन कहाँ कहाँ है, सांख्य की ओरिजिनल मीनिंग क्या थी, मीनिंग चेंज कैसी हुई, सांख्य के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर उन्होंने खुद सांख्य का ट्रांसलेशन किया है सिंपल तरीके से। फिर क्लासिकल सांख्य जो हम कर रहे हैं उसको क्लासिकल सांख्य बोलते हैं, ईश्वर कृष्ण की। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव देगी, एक अलग एंगल से समझाएगी। ओरिजिनल बुक इंग्लिश में है? हाँ, इंग्लिश में है। इंग्लिश में है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी है, मेरे ख्याल से वो 450-500 रुपए की होगी। और ये वाली जो है ये इकोनॉमिकली प्राइस्ड है। हम्म, ठीक है। उसमें मतलब सब कारिका वाइज समझाया है, मतलब कारिका वाइज ओनली हिस्ट्री वगैरह? नहीं, देखिए, वो यूरोपियंस का अपना तरीका होता है समझाने का। उसका स्ट्रक्चरिंग अलग है। और जनरली वो स्कॉलर्स के लिए है जो उसमें डीप जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या ओवरऑल नॉलेज चाहते हैं, कारिकास छोड़ के सांख्य के ऊपर। उनके लिए है। जैसे मैं कभी कभी उसको रेफर करता हूँ एक अलग अलग दृष्टिकोण के लिए, एक अलग पर्सपेक्टिव के लिए। तो उससे क्लैरिटी आ जाती है, लगता है कि किसी ने अंदर टॉर्च जला दिया और वो तत्व कुछ ज्यादा दिख गए क्लियर। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा आपको, आपको अंदर देखना होगा। क्योंकि बाहर आप देखेंगे तो आप शब्दों के माध्यम से देखेंगे। शब्दों के माध्यम से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान अलग है, अ, शब्द अलग है। और उन दोनों को जोड़ने वाला शब्दों का मीनिंग होता है, और हम मीनिंग से ज्ञान लेते हैं। तो ये जर्नी करना आना चाहिए, शब्द से मीनिंग, मीनिंग से ज्ञान। जैसे आज शाम को एक सेशन हम लोग कर रहे थे जिसमें योग सूत्रों में एक सूत्र है कि शब्द जो है वो अपने मीनिंग से कनेक्टेड है, और जो मीनिंग है वो उनके डिस्क्रिप्शन से कनेक्टेड है। और इस कारण से कंफ्यूजन होता है समझने में शब्दों को, मीनिंग को और डिस्क्रिप्शन को। लेकिन अगर हम उस पे संयम करते हैं, संयम मतलब डीप कंसंट्रेशन जिसमें समाधि हो, प्रज्ञा है, तब हमको अ, उनके पीछे का ज्ञान मिलता है। और हम फिर सब जीवों की भाषा समझ सकते हैं। समझ में आया ये क्या बोला मैं? थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सर, सब जीवों का भाषा मतलब आप बोलते हैं कि मतलब प्लांट और आने मैं एनिमल बोल सभी रहा का? हूँ, हाँ, सभी का। मान लो कौवा है, एक बतख है, एक कबूतर है, एक सांप है, ऐसे समझ लो अलग अलग जानवर और पंछी ये सब। मान लो सबको प्यास लगी है, तो
जो प्यास लगी है उसको, उसका जो उसको ज्ञान हुआ, वो तो ज्ञान एक ही होगा सब जीवन के लिए, लेकिन उसको वो अलग अलग साउंड से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब आप, या और सिंपल करता हूं, मान लो किसी तमिल को प्यास लगी है, उसको पानी चाहिए। एक महाराष्ट्रियन को प्यास लगी है, उसको पानी चाहिए। एक पंजाबी को प्यास लगा है, उसको पानी चाहिए। और एक बंगाली को प्यास लगा है, उसको पानी चाहिए। चारों अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन चारों को प्यास लगी है पानी की। तो जो बेसिक नॉलेज चारों के पास आया है वो प्यास का आया है, लेकिन वो अलग शब्दों से अलग मीनिंग जिनका है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जी। नहीं आ रहा है? मतलब वही सेम चीजें को वो अलग अलग साउंड से एक्सप्रेशन कर रहे हैं। हाँ। सेम तो मतलब तो उसका जो इंटेंशन सेम है कि पानी हाँ, चाहिए या प्यास बुझाना है, बट हाँ, दे आर एक्सप्रेसिंग इन। इंटेंशन भी नहीं बोलेंगे, बेसिक नॉलेज बोलेंगे। क्यों, वो भी मैं बताता हूं। तो होता क्या है कि जब हमको शब्दों से नॉलेज मिलता है दुनिया में, तो उसमें रजस भी है, तमस भी है और सत्व भी है। लेकिन जब हम समाधि में नॉलेज लेते हैं, तब वो सात्विक नॉलेज है। मतलब वो बुद्धि की अवस्था का नॉलेज है। मतलब जहां पर वो फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ मूल प्रकृति का, जहां ब्लूप्रिंट बना यूनिवर्स का, वहां का नॉलेज है। तो वो जो नॉलेज है, वहां पर प्यास का जो नॉलेज है वो कॉमन है। लेकिन डाउन द लाइन जैसे एवोल्यूशन होती है, जैसे अलग अलग जीव बनते हैं, तब वो अलग शब्दों का, अलग साउंड्स का प्रयोग होने लगता है। तो जब हम उस पे संयम करते हैं, मतलब समाधि मोड में जाते हैं, प्रज्ञा लेते हैं, तो वो प्रज्ञा कॉमन है। और तब हम वो प्रज्ञा के बल पे, प्रज्ञा की जानकारी के बल पे हमको सिद्धि मिलती है। सिद्धि मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर बेस्ड ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज। और ये सिद्धि से फिर हम अलग अलग पंछियों का, जानवरों की भाषा समझ सकते हैं। ये उस योग सूत्र में बोला गया है। तो नॉलेज तक पहुंचना के लिए समाधि एक माध्यम है। योग से आपको हाईएस्ट नॉलेज ऑब्जेक्ट्स की मिलती है। अच्छा, यहां पर क्या होगा? यहां पर जब आपको तत्वों का ज्ञान हो गया और कंप्लीट तत्वों का ज्ञान हो गया, तब भी वो ऑब्जेक्ट का नॉलेज आपको पीक फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज जो तत्वों का है वो सात्विक है, अति सात्विक है। इतना सात्विक है कि आप पुरुष तक पहुंच गए हैं। अभी समझ में आ रहा है? जी जी। और किसी को पूछना है? नहीं पूछना है तो फिर क्लोज करें। जी सर। चलिए, चलिए। और एक इंक है आपके, एक चौक है और एक इंक है आपके पास। तो चौक जब तक इंक के अंदर नहीं जाएगी और इंक को सोख नहीं करेगी, उसका भोग नहीं लेगी, तब तक चौक को नहीं मालूम कि इंक क्या है, इंक को नहीं मालूम कि चौक क्या है।
सिर्फ चौक अलग और इंक अलग देखने से कंप्लीट नॉलेज नहीं आता है, दोनों का मर्जर होना जरूरी है, दोनों का एक होना जरूरी है। वहां पर इंसाइट है, वहां पर प्रज्ञा है, वहां पर डीप लेवल की इंट्यूशन है। तो सिमिलरली जब हम अपने माइंड से रजस और तमस नहीं निकालेंगे, सिर्फ सत्व से देखेंगे ऑब्जेक्ट को, तभी हमको ऑब्जेक्ट का इनर मोस्ट नॉलेज कि हम जब धारणा करते हैं तो धारणा में क्या करते हैं? धारणा में हम अपने माइंड को बाहर से अ, अंदर लाते हैं और अंदर में एक ऑब्जेक्ट पे फिक्स करते हैं। ये धारणा, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में जहां पर हम फिक्स करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे लाके माइंड को रखते हैं, उस पे रखे रहने देते हैं, उसको उठाते नहीं है वहां से, उसको ध्यान बोलते हैं। और तीसरा, ध्यान करते करते हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखता है प्योर फॉर्म में। तो होता क्या है, जब हम धारणा कर रहे हैं, हम माइंड को एक जगह पर ला रहे हैं, वहां पर हमारा आप बोल के चल सकते हैं कि हम रजस को खत्म कर रहे हैं, चेंज को खत्म कर रहे हैं, और हम एक जगह लाके रख रहे हैं उसको। जब हम एक जगह लाके रखते हैं और उसको उठने भी नहीं देते हैं, तो हम उसको इनर्शिया में ले आते हैं, उसको हम नॉन एक्शन में ले आते हैं। एक तरीके से समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो वहां पर हम तमस में डाल देते हैं उसको। और तमस में डालते डालते क्या होता है कि वो तमस भी हट जाता है और प्योर सत्व बच जाता है। अब वो थॉट जो है बहुत लाइट हो जाता है और वो सात्विक पोजीशन में चले जाता है, वो बुद्धि के पोजीशन में चले जाता है। और जहां पर प्रकृति फॉर्म हुई थी, वहां पर वो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल रूप में ब्लूप्रिंट में कैसे था, स्टार्टिंग में प्लान, वो हमको दिखता है। और कोई नॉर्मल आदमी दिखेगा तो उसको वो ऑब्जेक्ट जो दिखेगा वो तमस, रजस और सत्व के साथ दिखेगा, रूटीन कॉम्बिनेशन में दिखेगा, वर्ल्डली कॉम्बिनेशन में दिखेगा। लेकिन हमको वो आप बोल सकते हैं सेलेस्टियल कॉम्बिनेशन में दिखता है, हेवनली कॉम्बिनेशन में दिखता है, हाईली इंटेलेक्चुअल कॉम्बिनेशन में दिखता है। तो हमको वो एक लुमिनिसेंस के साथ दिखता है, एक डीप नॉलेज के साथ दिखता है। और वो जो नॉलेज है वो बाजार में नहीं मिलता है। मतलब हमारा माइंड वहां चला जाता है वेयर नो माइंड हैज गॉन बिफोर। और वहां से नॉलेज जब हम लेकर आते हैं, नॉर्मल वर्ल्ड में आते हैं, तो वो हमको पावर देता है दूसरों के ऊपर, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है। और ये जो पावर है, इसको सिद्धि बोलते हैं। तो जैसा हमने वो शब्दों वाले केस में देखा, जानवरों वाले केस में देखा, कि जब हम अलग अलग शब्दों पे फोकस करके उनके मीनिंग्स को कनेक्ट करके ओरिजिनल नॉलेज पे जाते हैं, जहां से लैंग्वेज शुरू हुई। मान लो पहली बार जो अर्ज टू स्पीक हुआ, वो सबके लिए कॉमन है। वहां से धीरे धीरे डाउन द लाइन अलग अलग साउंड्स, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग वर्ड्स में वो डिवाइड हो गया। तो सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। और हमारे अंदर अगर ये समय में आता है, तो ये स्किल है, प्रैक्टिस से, अभ्यास से ये स्किल डेवलप हो रहा है। और ये स्किल के माध्यम से हम किसी भी पंछियों की भाषा समझ सकते हैं, किसी भी जानवर की भाषा समझ सकते हैं। महावीर जैन के लिए कहा जाता था कि उनमें ये क्षमता थी, और उनकी भाषा को भी सारे जानवर समझते थे। तो
यही अ, योग सूत्रों में सूत्र के रूप में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि नॉलेज जो है वो तामसिक भी हो सकती है, राजसिक हो सकती है, सात्विक हो सकती है, लेकिन वेस्ट के लिए नॉलेज एक ही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर ये लास्ट जी जी पार्ट नहीं समझ में आया, हाँ, जो आपने लास्ट पार्ट बोला वेस्ट के लिए नॉलेज। एक ही है। देखिए, आप जब नॉलेज ले रही हैं तो प्रकृति तो एक नहीं है। सात्विक प्रकृति है, राजसिक प्रकृति है, तामसिक प्रकृति है। तीनों प्रकृति में ज्ञान तो सेम नहीं हो सकता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक ही है, हम वहां से यहां शिफ्ट किए, तो वो ऑब्जेक्ट की भी क्या बोलना चाहिए, एसेंस चेंज होगी। वो ऑब्जेक्ट की जो एसेंस सात्विक अवस्था में होगी वो अलग होगी, राजसिक अवस्था में अलग होगी, तामसिक अवस्था में अलग होगी। यहां दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? थोड़ा सा ये और हटके है। अभी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ कहां से रहा है? वर्ल्ड के एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस से आ रहा है, जो वेबसाइट्स पे है, जो इंटरनेट पे है, या जो सोशल मीडिया ने कैप्चर किया है, वहां से आ रहा है। अब नॉलेज कहां से आ रहा है? नॉलेज तो वर्ल्डली नॉलेज भी है जो कि तामसिक है, और उसके ऊपर का नॉलेज भी है जो राजसिक है, उसके ऊपर का नॉलेज है जो सात्विक है। तो जब आप प्योर कंसंट्रेशन के साथ समाधि की अवस्था में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वहां जो नॉलेज आप कलेक्ट करेंगे वो ओरिजिनल नॉलेज है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है, जो कि वर्ल्ड के पास नहीं है। क्योंकि आपका माइंड वहां गया जहां तक कोई माइंड गया नहीं आज तक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अगर आपको सरपास करना है, सक्सेसफुल रहना है, तो आपके लिए उससे ऊपर की नॉलेज को पिक करके लाना वर्ल्ड में, ये एक यूनिक एबिलिटी है। ये आपको पावर देगा दुनिया में। इस नॉलेज के बेसिस पे नए इन्वेंशंस, नए डिस्कवरीज आप कर सकते हैं, नए शेयरिंग कर सकते हैं दुनिया के साथ, नए सिस्टम्स डिजाइन हो सकते हैं, नए मॉडल्स बन सकते हैं। तो नॉलेज मल्टीपल लेवल्स पे है। अभी मान के चलिए कि एक योगी है, आप लोगों के पास, इनके पास योग सूत्रों की किताबें हैं, उसमें देखिएगा लिखा है कि इंट्यूशन 7 लेवल्स पे ऑपरेट होता है। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन इंसाइट है, इनर नॉलेज है। तो वो समाधि में आता है। तो वो सेवन सेवन लेवल्स क्या है? 2 लेवल कॉन्शियस माइंड के हैं, मैंने पहले भी कई बार बोला है, मानस के हैं। 2 अहंकार के हैं, एक बुद्धि का है, एक मूल प्रकृति का है, एक पुरुष का है। एक है आपका सवितर्क निर्वितर्क, एक है सविचार निर्विचार, स आनंद, अस्मिता, निर्भीक समाधि। तो आप जो नॉलेज भी पिक करते हैं, जो कॉग्निशन कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसके ऊपर थॉट कर रहे हैं, वो 7 लेवल्स पे है। तो उसका मतलब आप उतने डेप्थ में अंदर जा सकते हैं। तो जब आप जाने लगेंगे तभी आपकी वैल्यू है।
ह्यूमन बींग्स मशीन्स की तरह काम करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, तब कोई एडवांसमेंट नहीं है। लेकिन जो ऊपर जाएंगे, बुद्धि के लेवल पे नॉलेज लाएंगे, उनकी वैल्यू है। बुद्धि के लेवल पे कौन होता है? उस लेवल पे देवी देवता होते हैं, विदेही होते हैं, जिनको शरीर नहीं होता है। उस लेवल पे आप जाएंगे। और एआई क्या है? एआई नीचे का लेवल है। जिस लेवल पे दुनिया आज परफॉर्म कर रही है, उसको कलेक्टिवली मैनेज करके इंटेलिजेंस निकाला जा रहा है, जिसको एआई बोलते हैं। तो फ्यूचर उनके हाथ में है जो ऊपर जाएंगे। ऊपर कैसे जाएंगे? कंसंट्रेशन के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, और वहां पर प्रज्ञा लेंगे, संयम करेंगे, और उसकी सिद्धियां बनेंगी, और उससे फिर एडवांसमेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है कि ये भी दिक्कत हो रही है समझने में? आ रही है सर। बाप रे, सब लोग चुप हो जाते हैं बिल्कुल। आ रही है सर। समझ में तो आ रही है सर। समझ में आ रही है, ओके। तो क्योंकि हमारे पूर्वज इतने डीप थे माइंड के पावर्स में और इस टेक्नोलॉजी में, इसलिए भारत बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहा था। अभी ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास लिखित रूप में, लेकिन हम लोग को इसका एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, इसलिए हम अटक गए हैं। तो ये अप्लाई करते ही जीवन में ड्रास्टिक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आने लगेंगे। लेकिन ये उतना सरल नहीं है, इसमें अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए समझने की, उसके बाद ये होगा। तो इसमें अध्ययन करना पड़ेगा, एक नोबल गोल रखना पड़ेगा, सेल्फलेस होना पड़ेगा, और तब इसमें रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है? आप किसी का सवाल यहाँ अभी क्लोज करें? सर क्लोज करते हैं। चलिए, ओके।